जय हिंद मेरे सभी साथियों को। मैं रोहित एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस जॉब एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज भी मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आया हूं जो SSGD एग्जाम में मैथ के सेक्शन से हैं। जी हाँ दोस्तों, मैथ्स के सेक्शन से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें से मैंने कुछ यहाँ पर लिखे हुए हैं और जितने भी क्वेश्चन मुझे याद रहते हैं मैं आपके सामने डिस्कस कर देता हूँ। तो जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्ट वैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। थोड़ा डेटा मिसमैच हो सकता है बट इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये आप मानिए। ठीक है दोस्तों, और इससे पहले दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि SSGD की जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी, जैसे अभी तो एनालिसिस चल रहा है, उसके बाद जैसे इसका मेडिकल होगा, फिजिकल होगा, तो उसकी भी मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी इस चैनल के माध्यम से देता रहूंगा। क्योंकि इससे पहले जो SSGD का एग्जाम हुआ था उसको मैंने फाइट किया था और फिजिकल देने भी गया था, तो जितनी भी फिजिकल में क्या क्या होता है, कैसे क्या रहता है, मैं आपको ऑथेंटिक आपको इस चैनल पर बताता रहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आज के वीडियो को अपन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कोई धनराशि CI की किसी दर से 5 वर्ष में तिगुनी हो जाती है, तो बताइए उसी ब्याज की दर से वह कितने वर्ष में 81 गुना हो जाएगी। ये CI से क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज से। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये आप देखिए। ठीक है ना, सॉल्यूशन इसके मैं आपको दो टाइप से बता दूंगा, मतलब दो टाइप से इसको सॉल्व करा दूंगा, जैसे भी आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं। पहला टाइप क्या है, कोई धनराशि CI की किसी दर से 5 वर्ष में तिगुनी हो रही है, मतलब 5 वर्ष में कितनी हो रही है, 5 वर्ष में हो रही है 3 गुनी। ठीक है, पूछा क्या है, कितने वर्ष में वह 81 गुना हो जाएगी। ब्याज की दर तो वही है, कितने वर्ष में, मतलब अपन इसको x मान लेंगे, x वर्ष में कितने गुना हो रही है, 81 गुना हो रही है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, तो जो भी अपने को कितने गुना दी रहती है उसको अपन जो लास्ट में पूछा रहता ना उसकी पावर बना देते हैं। मतलब ये यहाँ पे 3 गुना दिया है तो 81 को अपन ऐसी पावर बनाएंगे वो 3 की पावर में हो जाए। मतलब 81 को अपन क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। ये आपको नहीं आता है तो 81 को आप उसका एलसीएम ले सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 81 का एलसीएम होता है। तो यहाँ 3 की पावर 4 हो गई। तो आप क्या करते हैं, 5 वर्ष में 3 गुनी हो रही है, अब 3 का ये 4 टाइम्स है तो 5 का इसमें 4 में इंटू कर देते तो ये अपना 20 वर्ष, मतलब 20 वर्ष में वो 81 गुना हो जाएगी। अब तो 5 वर्ष में 3 गुना हो रही है तो 3 का 4 टाइम है तो 5 का 4 में इंटू 20 वर्ष। ठीक है, ये पहला टाइप। अब दूसरा टाइप भी अपन देख लेते हैं। दूसरा टाइप क्या है, 5 वर्ष में तो 3 गुनी हो रही है, ये तो पता है। ठीक है, 5 वर्ष में 3 गुनी हो रही है, तो इसको अपन कैसे देखते हैं, देखो 3 गुनी हो रही है मतलब 1 से 3 हो रही है, कितने वर्ष में, 5 वर्ष में। 1 से 3 हो रही है, 5 वर्ष में 3 गुनी हो रही है। अब फिर 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी तो 3 की 3 गुनी 9 हो गई। ठीक है, अपन को कितनी कर लाना, 81। फिर 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 3 गुनी मतलब 9 का 27, सॉरी ये 5 है। फिर 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 27 का 81 हो गई। तो टाइम कितना लगा, 5 यहाँ 5 यहाँ, 5 5 10 और 5 15 5 20। ठीक है, तो ये हो गया 20 वर्ष। तो इस तरीके से अपन नॉर्मल सोच के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1 से 3 हो रही 5 वर्ष में, फिर 3 गुना होती जा रही, इसका डबल मत करना, उसका 3 गुना करना, जितना भी आएगा उसका 3 गुना, मतलब 81 गुना कितने वर्ष में हो जाएगी, 20 वर्ष में। ये अपने क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं नॉर्मल से, जैसे मैं आगे भी जो क्वेश्चन बताऊंगा ना तो आप देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं SSGD में। अभी तक मैंने इसमें ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन देखे नहीं है, एकदम नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यदि आपने टॉपिक का बेसिक भी पढ़ा है तो आप क्वेश्चन बना पाएंगे। चलिए आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। कोई वस्तु का अंकित मूल्य, किसी वस्तु का अंकित मूल्य, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2500 रुपये है, 2500 रुपये है, उसे 2300 रुपये में बेची जाती है, उसे 2300 रुपये में बेची जाती है, उसे 2300 रुपये में बेची जाती है, तो छूट बताइए, मतलब छूट कितनी दी गई बताइए। क्योंकि आपको पता है छूट किस पर दी जाती है, अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दे दिया, अपन को छूट निकालनी है। तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं जो भी दिया हुआ है, अंकित मूल्य कितना, 2500 रुपये।
ठीक है। अब क्या दिया, विक्रय मूल्य दे दिया, विक्रय मूल्य कितना दे दिया, सेलिंग प्राइस 2300 रुपये, ठीक है। अब क्या करना है, छूट निकालना है, तो अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे तो वो छूट आ जाएगी, क्योंकि छूट किस पर दी जाती है, अंकित मूल्य पर। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 200 रुपए में 200 की छूट आई, ठीक है। 200 की छूट है रुपए में, अपन को छूट परसेंट निकालनी है, ठीक है। परसेंट निकालनी है तो क्या, 200 रुपए की छूट किस पर देंगे, छूट किस पर दी जाती है, अंकित मूल्य पर, मार्क प्राइस पर, तो इसको 2500 लिख देंगे। अब अपन को छूट परसेंट निकालनी है तो इसमें 100 का इंटू, आसानी इसको सॉल्व कर सकते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 5 से करेंगे 25 से ही हो जाएगा, 25 के 100 और 100 दूनी 200 मतलब 8%, मतलब 8% उस पर छूट दी गई, तब जाके वो 2300 में बिची, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो नॉर्मल से क्वेश्चन है, देखो यदि आपको पता है कि छूट किस पर दी जाती है और जो अपना लाभ किस पर होता है, हानि किस पर होती है, ये नॉर्मल से आपको पता है, तो बिल्कुल आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पढ़ा, इनमें यदि आपको कंफ्यूज है कि छूट किस पर दी जाती है, अपना लाभ हानि किस पर होता है, लाभ हानि क्रय मूल्य पर होता है, आपको मैं बता दूं नहीं पता है तो कि कोई भी अपन लाभ या हानि होगी ना, वो क्रय मूल्य पर ही होगी, जो अपन खरीदेंगे उस पर ही अपन को लाभ या हानि होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, स्पीड एंड टाइम डिस्टेंस है ट्रेन प्रॉब्लम से, ये थर्ड क्या दिया हुआ है, 72 किलोमीटर की चाल से 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 6 सेकंड में पार कर लेती है, 6 सेकंड में पार कर देती है, 6 सेकंड में पार कर देती है। ट्रेन की लंबाई बताना है, तो ट्रेन की लंबाई बताओ, अपन को ये बताना है ट्रेन की लंबाई को, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन पर बढ़ते हैं अपन। इसके क्या बोला है, देखो 72 पर किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, 6 सेकंड में खंबे को पार करती है। अब इसमें आपको एक ध्यान देना है, यदि किसी खंबे को, किसी पोल को पार कर रही है कोई भी ट्रेन, जैसे मान के चलो यहाँ पे मैं एक खंबा बना देता हूँ, इसको यदि कोई ट्रेन यहाँ से आ रही है और पार कर रही है, ठीक है, तो ये जो इतना खंबा है, ठीक है ना, खंबा मतलब ये इसकी लेंथ और हाइट क्या ही होगी, क्योंकि एक छोटा सा खंबा है, ट्रेन के मुकाबले इसकी लेंथ हाइट अपन कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है, नगण्य मानेंगे। तो ये ट्रेन आ रही है यहाँ से और खंबे को पार करेगी, जैसे यहाँ से ट्रेन आई, ये उसका आगे वाला है हिस्सा, अब यहाँ से वो चलकर इतना आ गई, मतलब ये पूरा पीछे का हिस्सा ये आगे आ गया, यहाँ आ गया, मतलब ये कितनी उसने पार करी, खंबे को पूरा पार करेगी, मतलब इसकी जितनी लंबाई है उतनी दूरी पार करी होगी उसने, ठीक है ना। तो यही जो दूरी है वही अपन को फाइंड करना है कि ये दूरी कितनी है, मतलब जितनी दूरी चलेगी उतनी ही ट्रेन की लंबाई होगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये ऐसे अपन को सोच सकते हैं कि खंबे को अपन नगण्य मानेंगे और जितनी दूरी खंबे को वो पूरी पार करेगी ना ट्रेन खंबे को, वही दूरी उसकी, मतलब वही लंबाई उसकी रहेगी ट्रेन की। तो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, किलोमीटर पर आवर मतलब 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, मतलब 1 घंटे में कितने 72 किलोमीटर चल रही है, यही होता है। अब 1 घंटे में 72 अपन को सेकंड में दिया है, तो अपन इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। अब इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो सेकंड में कितने होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं, ठीक है। मतलब ये 6 अपन को 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, जैसे आप निकाल भी सकते हैं, जो 1 घंटे में 60 और 60 का 60 मिनट करेंगे तो 3600, ठीक है ना। तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, अपन को सेकंड में दिया, इस कारण से इसको अपन ने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। अब अपन को क्या करना है, 36 सेकंड में 72 किलोमीटर चल रही है वो, तो अपन इसको 1 सेकंड निकाल देंगे, फिर 6 सेकंड निकालेंगे, तो 72/3600 इंटू 6, ठीक है। तो इतने के क्या हो जाएगा, ये किलोमीटर के हिसाब से। अब किलोमीटर को भी अपन कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, क्योंकि यहाँ पे सेकंड में किया है, किलोमीटर पर आवर होता है, तो सेकंड में कन्वर्ट किया, तो इसको अपन किस में कन्वर्ट कर लेंगे,
उसमें क्या मीटर में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से इनटू कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 6। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर आपके सामने, ठीक है ना। यहाँ 6 अपन ने डायरेक्टली ले लिया, क्योंकि पहला 1 निकालेंगे फिर 6 निकालेंगे, फिर 6 से इंटू करना पड़ेगा, डायरेक्टली 6 से इंटू कर दो, 6 सेकंड में इतना चलेगी वो। तो अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको 36 दूनी ये 72 हो जाएगा 2। तो अपन इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 20 इंटू 6 बराबर 6 दूनी 12, मतलब 120 मीटर। मतलब वो 6 सेकंड में, 6 सेकंड है ये, ठीक है, 6 सेकंड में 120 मीटर दूरी तय करेगी। तो ऐसे आपको सॉल्व करना, ये एकदम नॉर्मल सा बता रहा हूं, क्योंकि जैसे अपन ने मान के चलो कि 1 घंटे 72 चल रही है, तो अपन को सेकंड में कन्वर्ट करके अपन 6 सेकंड निकाल लेंगे। तो इसका आंसर कितना आया 120 मीटर। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। इसमें कोई ज्यादा फार्मूला वगैरह कोई रटने की जरूरत नहीं है, कि डायरेक्टली अपन नॉर्मल से सोच लेंगे, सोच के भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि इसमें दिया ही हुआ है कि 72 किलोमीटर चल रही है, मतलब 1 घंटे में 72 चल रही है, तो 6 सेकंड में निकाल लेंगे, आंसर आपके सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, तो मैं और भी आसान लैंग्वेज में आपको समझाने का प्रयास करूंगा यदि आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्या मेंसुरेशन से क्वेश्चन है। देखो मेंसुरेशन से पहले क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन पूछा जाता था, पर अब 2 से 3 क्वेश्चन मेंसुरेशन से बन रहे हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, गोले का क्वेश्चन है। गोला से एक ठोस गोला, एक ठोस गोले को पिघलाकर, एक ठोस गोले को पिघलाकर, एक ठोस गोले को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर के छोटे, 1 सेंटीमीटर, सॉरी 6 सेंटीमीटर यहाँ पे, एक ठोस 6 सेंटीमीटर, यहाँ 6 सेंटीमीटर दिया है, एक ठोस 6 सेंटीमीटर वाले गोले को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर के छोटे। देखो एग्जैक्ट यही क्वेश्चन नहीं था, बट इसमें 6 सेंटीमीटर दिया था और यहाँ पे और कोई सा सेंटीमीटर दिया हुआ था, पर मुझे याद नहीं है, तो मैं इसमें 1 सेंटीमीटर मान लूंगा, क्योंकि आपको समझाऊंगा मैं कि आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ऐसे यदि आते हैं तो, ठीक है। चलिए 1 सेंटीमीटर के छोटे गोलों में परिवर्तित किया गया, गोलों में परिवर्तित किया गया गोलों की संख्या बताइए। तो गोलों की संख्या बताइए, अपन गोलों की संख्या बताना है कि कितने गोले बने। चलिए इसमें क्या करना है, यदि आपको ऐसा दिया है कि एक कोई वस्तु को पिघलाकर दूसरी वस्तु बनाई गई, तो उन दोनों वस्तुओं में मतलब क्या दिया हुआ, जैसे यहाँ पे गोला दिया था तो यहाँ पे भी गोला है, तो उन दोनों को आयतन अपन बराबर रख लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे गोला दिया था, यहाँ गोले का आयतन रख देंगे। यहाँ यदि और कुछ दिया होता, जैसे मान के चलो एक तार बनाया गया, तो तार का अपने उसका आयतन रख लेते हैं, और यहाँ पे और कुछ दिया रहेगा, तो जैसे बेलन में परिवर्तित किया तो बेलन का आयतन रख देंगे। तो ऐसा है, तो जितने भी जो दिए रहते हैं ना, उसको अपन उनके आयतन को बराबर कर देते हैं, और जो भी पूछा जाता है उसको सॉल्व कर देते हैं। कैसे, जैसे अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 6 सेंटीमीटर गोले को पिघलाकर, तो यहाँ गोले का आयतन है, तो गोले का आयतन आयतन का फॉर्मूला आपको याद होना ही चाहिए। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 πr³, ठीक है। तो यहाँ पे भी गोले में परिवर्तित किया, तो यहाँ का भी गोले का फार्मूला लगेगा। यहाँ और कुछ होता तो और किसी का फार्मूला लगता, जैसे बेलन का होता तो बेलन का फार्मूला लगता आयतन का। यहाँ भी गोला दिया तो गोले का फार्मूला यहाँ भी लगा देंगे, πr³, ठीक है। अब इसकी त्रिज्या क्या दी है, ठोस गोले की ये त्रिज्या है, ठोस गोले की त्रिज्या, यहाँ पे त्रिज्या आएगी, ठीक है। ठोस गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, उसे 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या, यहाँ भी त्रिज्या है, ठीक है। क्वेश्चन शायद मैंने उतारने में गलती कर दी है, पर हाँ यहाँ पे त्रिज्या होगी तभी इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें त्रिज्या दी रखी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, यहाँ 1 सेंटीमीटर रख देंगे अपन। देखो यहाँ दोनों बराबर है, ये बराबर है, ये भी बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर, तो कट ही जाएगा, ठीक है। अब बचेगा ये आयतन और ये आयतन, इनको बराबर रख देंगे तो अपनी गोलों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी अपनी, क्या 6 सेंटीमीटर इंटू 6 बराबर, इसमें कितने परिवर्तन किया गया, 1 सेंटीमीटर इंटू 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा,
छः 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 अपन 36 का 6 में इंटू करेंगे, कितना आ जाएगा, 4×36 और 6×3 18, 18 और 3 21, मतलब 316 गोले। जो गोले बनेंगे ना, ये छोटे वाले जो गोले बनेंगे, यहाँ इसको अपन आर इस कैपिटल मान लेते हैं, तो जो ये कैपिटल वाले जो छोटे गोले बनेंगे ना, ये 216 बनेंगे, ठीक है। मतलब मान के चलो कि यह आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं एक बार और बता देता हूँ। देखो दोनों गोले के आयतन को अपन ने बराबर रख दिया, और जो छोटे गोले के आयतन है ना, इसको अपन ने इंटू करने के बाद, और जो जितने भी जो संख्या आएगी वही अपने छोटे गोले बनेंगे। मतलब यदि उसको 1-1 सेंटीमीटर के जितने गोले बनाए जाए, जैसे ये बड़ा है गोला, इसमें छोटे छोटे 1-1 सेंटीमीटर के बनाए जाए तो कितने गोले बनेंगे, 216। ये अपने क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो इस टाइप से आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। यदि इसमें कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको आयतन का ही फार्मूला आपको लगाना है, ठीक है। दोनों को आयतन बराबर करके उसको सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए आगे के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 5वां क्वेश्चन है, ये है बेलन से, ये भी अपना मेंसुरेशन से ही है। बेलन के आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन बताना है। तो बेलन का आयतन बताओ। देखो आयतन पूछा है, तो मेंसुरेशन में मैं आपको बता दूं कि आपको फार्मूले रटना ही पड़ेगा। फार्मूले, बिना फार्मूले के आप मेंसुरेशन कर ही नहीं सकते, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में फार्मूला लगता ही लगता है। और यदि आपने फार्मूले याद कर लिए ना मेंसुरेशन के, तो बिल्कुल आपका क्वेश्चन हलवा हो जाएगा। देखो डायरेक्टली अपने को फार्मूले मान रखना है, और क्वेश्चन का आंसर आपके सामने। कैसे, देखो इसमें बेलन है, बेलन दिया तो बेलन का आयतन पूछा है, तो बेलन का आयतन का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, बेलन के आयतन, ठीक है, बेलन का आयतन का फार्मूला, बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, πr²h। ये बेलन का फार्मूला, बेलन के आयतन का फार्मूला होता है। अब देखो इसमें जो जो दिया हुआ है अपने, ये आयतन आपको निकालना है, तो यहाँ पे इसको भी ले लेते हैं। तो इसमें त्रिज्या दे दी, ऊंचाई दे दी, यहाँ पे r दे दिया, h दे दिया, डायरेक्टली मान रख सकते हैं। पाई का मान क्या होता है, याद होगा आपको, 22/7, और r अपन को दिए 7 × 7, 2 बार r है, r² है, h दिया हुआ है 20, ठीक है। अब डायरेक्टली इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। क्या है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 7 दूनी 14, 22 × 140, 7 दूनी 14, 140, ठीक है। अब इसको 14 एकम 14, और 14 दूनी 28, और 1 29, मतलब 2940 क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर दिया, तो सेंटीमीटर ले लेंगे। अब 2940 सेंटीमीटर दिया है, इसको अपन जो भी अपने आंसर में रहेगा, सेंटीमीटर मीटर जो भी आंसर में रहेगा, उसको अपन कन्वर्ट करके लिख देंगे। अब पता नहीं मुझे कि आंसर में क्या था, यदि उसको आंसर मीटर में रहेगा तो अपन उसको मीटर में कन्वर्ट करके लिख देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। डायरेक्टली फॉर्मूला मान रखो, और मेंसुरेशन में तो बहुत जल्दी आंसर आ जाता है, बट आपको फार्मूले याद होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है आगे वाले क्वेश्चन में, ये अपना साधारण ब्याज से है। 5,000 रुपये का 5% वार्षिक 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5% ब्याज की दर से 4 माह का साधारण ब्याज बताओ। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसमें ये दे दिया कि इसमें 4 माह दिया हुआ है, ठीक है ना। अपन को माह में निकालना है, तो वार्षिक दिया है, 4 माह है, तो अपन 12 को 12 से डिवाइड कर देंगे। चलो अपन देख लेते हैं, इसको सॉल्व करके आपको समझ में आ जाएगा। अपन को क्या दिया है, पी दे दिया अपन को 5,000 रुपये, ठीक है। अपन को आर दे दिया कितना, 5%, और समय दे दिया 4 माह। देखो 4 माह वार्षिक दिया हुआ है, वार्षिक दिया है ना, तो अपन इसको क्या करेंगे, अपन इनको वर्ष में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे, तो वर्ष में 12 महीने होते हैं,
तो अपना 4/12, मतलब ये हो जाएगा 1/3 वर्ष, 1/3 वर्ष। अब इसको अपन वर्ष में रख देंगे, ठीक है। अपन जो फार्मूला है अपना साधारण ब्याज का फार्मूला है, उसको अपन इसमें 1/3 पुट कर देंगे 12 एक की जगह पे, क्योंकि 12 वर्ष बराबर 12 महीने बराबर 1 वर्ष होता है, तो 4 महीने बराबर 1/3 वर्ष, ठीक है। ये आपको समझ में आएगा होगा। चलो अब अपन फार्मूला डायरेक्ट मान रख सकते हैं। एसआई का फार्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100, ठीक है। डायरेक्टली मान रख सकते हो 5000 इंटू 5 इंटू समय कितना है 1/3 और 100। चलो अब इसको सॉल्व कर लो आराम से। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाता है। ये क्या हो जाएगा 25 55 25, 250 का 3 में डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 8 3 24 और बचा 1, 3 3 का 9 और 3 3 मतलब 83.33, ठीक है ना। इसको अपन 83.1/3 भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। जो भी ऑप्शन में आपको रहेगा आपको उसको लिख देना है, ठीक है। तो इतना साधारण ब्याज मिलेगा। तो ये जो क्वेश्चन है साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के, उसमें कुछ नहीं रहता, बस आपको ये लैंग्वेज का पहचानना आना चाहिए कि बोला क्या है। इसमें वार्षिक बोला है तो 4 माह का अपन 1/3 निकालना है, तब जाके उसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। यदि आप 4 रख देंगे वर्ष के अनुसार तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? तो क्वेश्चन एकदम नॉर्मल से पूछे जा रहे हैं। जैसे इतना मुझे समझाने में टाइम लग रहा है, यदि आप खुद सॉल्व करेंगे ना तो आपको फार्मूले भी में पुट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली अपन उसका आंसर निकाल सकते हैं बिना कॉपी पेन के। चलिए आगे बात कर रहे हैं। आगे क्वेश्चन ये कौन सा है? 7वां। क्या बोला है? 132 रुपये 132, ये तो एकदम एग्जैक्ट यही क्वेश्चन था, सेम टू सेम क्वेश्चन है ये। 132 रुपये के 1 रुपये 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के क्रमशः 8:5:3 के अनुपात में है। तो बताइए, तो फाइंड क्या करना है? तो बताइए 5 रुपए के सिक्के कितने हैं? 5 रुपए के सिक्के कितने हैं, ये अपन को फाइंड करना है। चलो आसान सा क्वेश्चन है। अब इसको अपन देखो 132 रुपए है, रुपए तो 132 यहाँ पे अपन लिख देंगे, ठीक है ना। 132 रुपए है। अब उसको क्या 1 रुपए के कितने हैं? 1 रुपए 2 रुपए और 5 रुपए, ये सिक्के हैं, ठीक है। और उनका अनुपात दे दिया, ठीक है ना। अपन को सिक्के दे दिया और उनका अनुपात दे दिया, तो उनका अनुपात भी अपन मान लेंगे कि इतने अनुपात में है। कितने? 8x अनुपात में है, ये 5x अनुपात में है और ये 3x अनुपात में है, ठीक है। अब जो अनुपात और सिक्के का अपन इंटू करेंगे और यहां पे लिखेंगे 8x, ये अपना 10x और ये अपना 15x, तो इतना हो गया, ठीक है। 8x 10x और 15, मतलब जो 1 रुपए के सिक्के 8x हैं, 2 रुपए के 10x और 5 रुपए के 15x, ठीक है। अपन को इतना दे दिया। अब तीनों को अपन ऐड करेंगे क्योंकि टोटल अपने पास पैसा कितना है 132। तीनों को ऐड करने के बाद अपन इसको 32 के बराबर रख देंगे, 132 के बराबर, तो अपने जो x की वैल्यू आ जाएगी, कितना हो जाएगा ये अपना, ये आ जाएगा 18 और 15 33, 33x बराबर 132। अब इसको x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड हो जाएगी कितनी? 132/33, कितना आ जाएगा ये? अपन इसको काटेंगे तो कि ये आ जाएगा कि कितनी बार जाएगा 33, यदि 3 बार करेंगे तो कम हो जाएगा 4 बार, ठीक है। 4 बार ही जाएगा इसमें, क्योंकि 33 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 4 3 12, सॉरी 4 3 12 12 13, ठीक है 132, मतलब ये 4 बार जाएगा, 4 बार कटेगा अपना पूरा। तो x की वैल्यू अपने पास आ गई कितनी? 4। x की वैल्यू अपने पास 4 आ गई। अपन को पूछा क्या है? जो भी पूछा है अपन इसको उसको मतलब इंटू कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो अपने को ये पूछा था कितना? 5 रुपए के सिक्के पूछे थे, तो x की वैल्यू अपन रख देंगे यहाँ पे कितने? 3x में, तो कितना आ जाएगा? 12। 4 3 मतलब 3 इंटू 4 बराबर 12,
12 सिक्के, मतलब 5 रुपए के 12 सिक्के होंगे। तो ये ऐसे आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना है, तीनों को अपन को x मान के करना है, जो भी अपना जितना भी आएगा x को जोड़ने के बाद उसके बराबर अपन जो भी अपना दिया रहेगा, जैसे 132 दिया है उसके बराबर रख देंगे, x की वैल्यू फाइंड करके अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे अपन को सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 8वां क्वेश्चन। क्वेश्चन मेरे पास बहुत सारे लिखे हैं, बट क्या है वीडियो लेंदी हो जाता है, इस कारण से मैं ज़्यादा क्वेश्चन आपको बता नहीं पाता हूँ। चलिए आगे बात करते हैं। ये टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है 8वां। क्या बोला है, ए किसी काम को 24 दिन में पूरा करता है। ए किसी काम को 24 दिन में पूरा करता है, बी उसे 20 दिन में करता है, सी 15 दिन में करता है। यदि ए और सी ने मिलकर 5 दिन काम किया, यदि सेम टू सेम यही क्वेश्चन था, यदि ए और सी ने मिलकर 5 दिन काम किया तो शेष कार्य बी कितने दिनों में करेगा, ये क्वेश्चन एग्जैक्ट यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। देखो क्या करना है, सबसे पहले टाइम एंड वर्क के सवाल में क्या करना है, जैसे मैंने टाइम एंड वर्क के ये 5 वीडियो लेक्चर लिए हैं और हर एक वीडियो लेक्चर में आपको इतना अच्छे समझा है कि यदि आपने उन 5 टाइप के पार्ट्स को देखे हैं तो बिल्कुल आपसे टाइम एंड वर्क के हर एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने अपने वीडियो में बताया हुआ है। देखो कैसे करना है, सबसे पहले अपन को टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कैसे, ए का काम कितना है, ए कितने दिन में करता है, 24 दिन में। बी कितने दिन में करता है, बी करता है 20 दिन में, और सी करता है 15 दिन में, ठीक है। अपन को टोटल वर्क निकालना है, क्या करना पड़ता है, तीनों का एलसीएम लेने की प्रोसेस, सबसे बड़े संख्या का इंटू करते जाते हैं जब तक कि तीनों से डिवाइड ना हो जाए। तो 24 का अपन इंटू करते जाएंगे, कितना आ जाएगा, तो इसका आंसर 24 से 48, यदि इसको मैं 5 बार करूं तो 120 आएगा। अब इसको कर लेना, मैंने डायरेक्टली लिख दिया 120। अब इसको इंटू करते करते जाना, 120 ही ऐसा नंबर आएगा छोटा छोटा कि जो तीनों से डिवाइड हो रहा है। तो 120 अपना टोटल वर्क आ गया, ठीक है। अब आप क्या करना है, एक की क्षमता निकालना है, बी की और सी की अलग अलग निकालना है। तो 24 का 20 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, 20 का इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, और 15 का इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, ठीक है। 15 8 120 ही होता है, ठीक है। अब इनकी टोटल क्षमता कितनी हो गई, टोटल क्षमता अपना 11 और 8 19, टोटल क्षमता तो 19 हो गई। पर अपन को करना क्या है, इसमें बोला गया है कि 5 दिन में ए और सी ने काम किया, तो ए और सी कितना है, 5 ये करता है, 8 ये करता है, 8 5 13 कर रहा है। 13 किया, 5 दिन तक किया तो 65 काम हो गया। 65 काम तो ए और सी ने कर दिया, ठीक है। अब 120 में से 65 अपन घटा देंगे क्योंकि 65 तो हो गया, तो 5 कितना बचेगा 55 काम बचा है। अब 55 काम कौन करेगा, बी करेगा, बी अकेला उसे कितने दिन में करेगा। तो शेष काम बोला है तो 55 काम को बी की कार्य क्षमता कितनी है, 6 है। बी की कार्य क्षमता 6 है ना, तो 55 काम एक दिन में 6 कर रहा है, तो 55 काम करने में कितना लगेगा, इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो अपना आ जाएगा नाम का 54, 9 सही 1/6, तो 9 से 1/6 दिन लगेंगे उसको शेष काम को करने में। तो इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप क्वेश्चन समझ में आएगा होगा, क्योंकि इससे बड़े बड़े क्वेश्चन मैंने अपने वीडियो में बताए हुए हैं, ठीक है ना। नॉर्मल से आपको टोटल वर्क निकालना है, उनकी क्षमता निकालना है, जो भी पूछा है उसको सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा रहे, तो देखो क्वेश्चन बड़े हैं उसको देख के घबराना नहीं है, क्योंकि जितने ज़्यादा बड़े क्वेश्चन रहते हैं उतना आसान रहता है, बस आपको उसकी लैंग्वेज को समझते आना चाहिए। अर्थमेटिक में यही रहता है कि उसकी जो बोला क्या गया है उसकी लैंग्वेज को आपने समझ लिया तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन दूसरी शिफ्ट का है। क्या बोला है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10% वार्षिक ब्याज की दर से
10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का SI/CI का अंतर बताओ। SI/CI मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताओ। क्वेश्चन ऐसे ही था, सेम ऐसे ही पूछा गया था, ठीक है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो ये 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का SI/CI का अंतर निकालना है। तो अपन क्या करना है, पहले SI का निकाल देंगे 2 वर्ष का, फिर CI का निकाल देंगे 2 वर्ष का। ऐसे भी कर सकते हैं अपन, बट अपन को इस टाइप से करना नहीं है, क्योंकि जब CI का निकालेंगे SI का निकालेंगे, उसके बाद फिर माइनस करेंगे, अपन को बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। आपको करना है तो आप कर सकते हैं उससे, बट आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ मैं। देखो 10% बोला है, साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज हर वर्ष में समान मिलता है। 10% की दर से 2 वर्ष के लिए अपना हो जाएगा 20, ठीक है ना, 20 पॉइंट हो जाएगा, 20x मान सकते हैं इसको। अब इसमें ये तो अपना SI हो गया, उसके बाद है CI का कैसे होता है, जो पहले वर्ष में मिलता है, पहले वर्ष में तो क्या हो गया 10%, अब दूसरे वर्ष में 10 का भी 10% मिलता है, 10% का भी 10%, तो 10 का 10% कितना हो गया 11, ठीक है। एक हो गया तो एक उसमें जोड़ देंगे तो 11 हो गया, मतलब 10 और 11 कितना हो जाएगा 21, ठीक है, 21x। अब देखो अपना SI कितना है 20x 2 वर्ष का, CI कितना है 21x 2 वर्ष का, ठीक है। अपन इसको माइनस करते हैं तो कितना 1x 2 वर्ष का, ठीक है। अब देखो यदि अपन ने मान के चलो कोई भी संख्या को अपन ने 100 माना तो वो x माना, मतलब 100 माना तो उसको 1 आया, ठीक है ना। 100 माना तो अपन को 10 माना तो 1 आया, और 100 मानेंगे तो 10 आएगा, ठीक है। 100 मानेंगे तो 10 आएगा, तो अपन उसको मान के चल रहे हैं कि जो SI/CI का अंतर है 10 हो जाएगा। बट अपन ने 10% माना था तो यहाँ पे 20 आया था। यदि आप इसको मैं 100 का 10% मानूंगा तो यहाँ 200 आ जाएगा, और 200 का इसमें अपन करेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। तो जो CI और SI का अंतर रहेगा वो कितना रहेगा 10 रुपये, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देखो यदि समझ में नहीं आया तो शायद मैं समझा इसको अच्छे से नहीं पा रहा हूँ, बट क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना है। यदि आप SI का निकालेंगे फिर CI का निकालेंगे तो आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, उससे सॉल्व बहुत जरूर हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, बट आपको इतना टाइम लगेगा कि आप और भी 1-2 क्वेश्चन कर सकते हैं। बट आपको इस टाइप से करना है कि SI का निकालो फिर CI का निकालो और दोनों को माइनस कर दो, ठीक है। डायरेक्टली अपन उसको 100 मान के कर सकते हैं, मैंने इसको 10 मान के किया तो 1 आया, 100 मान के करेंगे तो 10 आएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं और अच्छे से प्रिपेयर करके आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैं टीचिंग लाइन में नहीं था, कभी मैंने टीचिंग करी नहीं है, बट अभी मुझे इंटरेस्ट आया टीचिंग में, तो मैं धीरे धीरे अपने आप पे इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ और अपने आप पे मेहनत कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे ये आपको और अच्छे से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है और समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं अपने आप पे बहुत मेहनत कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से और बहुत आसान लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करूँ, ठीक है दोस्तों। तो आप थोड़ा कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें, तो जिससे मैं अपने आप को अपने सुधार करके और अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर सकूं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह क्वेश्चन मेंसुरेशन से है। क्या बोला है, 14 मीटर लंबाई, 14 मीटर लंबाई और 6 मीटर चौड़ाई, और 6 मीटर चौड़ाई, 14 मीटर लंबाई और 6 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार क्षेत्र के चारों ओर, क्षेत्र के चारों ओर 0.5 मीटर का रास्ता छोड़ा गया। तो इसमें पूछा गया है रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो रास्ते का क्षेत्रफल बताओ, ये अपन को पूछा है, ठीक है। चलिए ऐसे से इनको सॉल्व कैसे करना है। देखो आयताकार क्षेत्र है, तो आयताकार अपन बना लेते हैं। ये आयताकार क्षेत्र है, उसकी लंबाई दे दी है 14 मीटर और चौड़ाई दे दी है 6 मीटर, ये मीटर में दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके चारों ओर एक रास्ता छोड़ा गया, इसके चारों ओर, जैसे मान के चलो ये चारों ओर एक रास्ता छोड़ा गया, कितने का 0.5 मीटर का।
चारों ओर छोड़ा गया, 0.5 इधर भी छोड़ा गया, 0.5 इधर भी, और 0.5 इधर भी, और 0.5 इधर भी, चारों ओर छोड़ा गया। ठीक है ना, शायद दिख नहीं रहा होगा पर यहाँ 0.5 है, चारों ओर छोड़ा गया। तो अपन को क्या फाइंड करना है कि ये जो छोड़ा गया इसका जो भी क्षेत्रफल है ये क्या होगा। तो इसमें क्या कर सकते हैं अपन, देखो एक आयताकार क्षेत्रफल है, उसका चारों ओर जो छोड़ा गया ना, तो अपन इसका अंदर वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे और बाहर वाले का पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे, तो अपना जो अंदर जो बीच वाला जो बचा हुआ क्षेत्रफल है वो अपना आ जाएगा। देखो कैसे, पहले वाले का ये पूरा 14 है, तो पहले बड़े वाले क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल, पहले बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, पहले फार्मूला लिख देता हूं, लंबाई गुणित चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है, लंबाई कितनी है 14, ये बड़े वाले का निकाल रहा हूं मैं, और इसके बाद छोटे वाले के निकालेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। छोटे इतना चौड़ाई कितनी है 6, कितना हो जाएगा 14 पंजे 14 कम 14, 14 28, 14 3 14 56, 14 पंजे 70, 14 संग 84, 84। ठीक है ना, ऐसे ही आपको मतलब ये नहीं याद है तो आप पहाड़ा पढ़ के भी कर सकते हैं। ठीक है ना, बाकी इसको इंटू करके भी आप कर सकते हैं। तो ये 84 मीटर आ गया बड़े वाले का। अब छोटे वाले का निकालेंगे, छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। छोटे देखो यहाँ 0.5 यहाँ छूटा, 0.5 यहाँ छूटा, यहाँ भी छूटा, यहाँ भी छूटा, तो 1 सेंटीमीटर तो 1 मीटर तो यहाँ कम हो गया, क्योंकि 0.5 इधर है, 0.5 दोनों साइड एक कम हो गया, तो यहाँ बचा कितना 13, लंबाई कितनी बची 13। अब इधर भी 0.5 कम हुआ, इधर भी कम हुआ, दोनों का मिला के हो गया, तो कितना हो गया अपना 6 था तो 5 बचा। ठीक है, अब 13 का 5 पे करेंगे, 13 पंजे 65, मतलब ये छोटे वाले का आयतन 65 था, बड़े वाले का आयतन आयतन क्षेत्रफल बोल रहा हूँ, आयतन नोट। ठीक है ना, यहाँ पे क्षेत्रफल की बात हो रही है। तो बड़े वाले का 84, छोटे वाले का 65, तो अपन 84 में 65 इसको घटा देंगे। 84 में से 65 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 14 में से 9 और ये यहाँ पे 1, यह जाएगा अपना 19 मीटर। मतलब जो क्षेत्रफल जो अपन ने छोड़ा था, जो रास्ता छोड़ा गया, तो उसका क्षेत्रफल जो रहेगा वो 19 मीटर रहेगा। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया। कुछ नहीं करना है, अपने को दोनों का क्षेत्रफल निकालना है और दोनों को माइनस करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और क्वेश्चन कुछ मेरे पास लिखे हुए हैं, ठीक ना। क्वेश्चन तो बहुत सारे मेरे पास लिखे हुए हैं और बहुत सारे याद भी है, पर मुझे बहुत ज़्यादा एडिटिंग करना पड़ता है, क्योंकि इतना ज़्यादा अपलोड करने में टाइम लगता है वीडियो को, और अभी सेटअप है नहीं, इस कारण से मैं छोटे छोटे वीडियो बनाता हूँ 30 मिनट 40 मिनट के, इससे ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊंगा। बट यदि 1000 सब्सक्राइबर हो गए तो मैं आपके साथ लाइव भी जुड़ सकता हूँ और जितने भी घंटे पढ़ाना चाहो पढ़ा सकता हूँ। तो आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि 1 के सब्सक्राइबर बहुत जल्दी हो जाए और अपन लाइव भी पढ़ा सकें। ठीक है, उसमें अपन को एडिटिंग करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 11वां क्या बोला गया है, 25,000 नहीं है, 12,500 रुपए में कोई वस्तु बेचने पर 25% का लाभ होता है। 25% का लाभ होता है, 25% का लाभ होता है। यदि उसे 35% का लाभ चाहिए, 35% का लाभ कमाना है, तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। देखो इसमें यहाँ पे कुछ और थी संख्या, बट मैंने 125 ले ली क्योंकि आसान रहेगा सॉल्व करने में, क्योंकि सिर्फ मैं आपको समझाऊंगा कि आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं। ठीक है, पर यहाँ पे संख्या ये अपने 12,500 नहीं थी, 12,500 तो मैंने अपने मन से लिए हुए। ठीक है ना, बट आपको टाइप समझ में आ जाएगा कि आपको इस टाइप से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। देखो 12,500 के रुपए कोई वस्तु बेचने पर 25% का लाभ होता है। मतलब वो क्या हुआ, 12,500 की वस्तु बेची तो 25% का लाभ हुआ, मतलब 125% पर बेची, तो अपन को 125% की वैल्यू दे दे कितनी, 12,500।
ठीक है, ये दे दी अपन को 125% की वैल्यू। तो अपन उसमें यदि पूछेगा कि क्रय क्या है तो 100% की वैल्यू निकाल देंगे। अब उसने पूछा क्या है 135%, मतलब 35% का लाभ होता है, तो अपन 135 पर बेचना पड़ेगा उसको। तो 1% कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1% हो जाएगा अपना 12,500 बटा 125, 1% इतना हो गया। अब अपन को निकालना कितना है, 35% निकालना है, तो 35 का इधर भी इंटू 35 का इधर भी इंटू, ठीक है ना। तो 125 से तो 1% 125 ये भी कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अपना कितना आ जाएगा 100, ठीक है। तो 100 है तो कितना आ जाएगा 35, सॉरी 135, क्योंकि अपन को 35% का लाभ हो रहा है तो 135 की वैल्यू निकालेंगे। सॉरी देखो यहाँ पे 35 की वैल्यू निकाल सकते हैं, बट उसके बाद अपन 100 उसमें ऐड करेंगे, क्योंकि 100 तो अपना क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य और अपन जो लाभ है उसको जोड़ेंगे तब तो जाके अपन को प्रॉफिट होगा। तो अपन को 35% ना निकाल के डायरेक्ट अपन 135 निकाल देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 135 का इंटू 100 में, तो कितना आ जाएगा 135, मतलब 13,500 रुपए, मतलब उस वस्तु को 13,500 में बेचेगा तब जाके उसको 35% का लाभ होगा। ये मैंने बहुत नॉर्मल संख्या ली है कि आसानी से कट जाए, बट यहाँ पे और कुछ संख्या थी, ये मैंने अपने आप में चेंज करके, या मुझे याद नहीं था इस कारण से मैंने चेंज करके उसको आपके सामने प्रेजेंट किया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आगे क्वेश्चन है, ये है अपना एज प्रॉब्लम से। एज प्रॉब्लम से भी अधिकतर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 6 वर्ष पहले एज प्रॉब्लम से एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा था, ठीक है ना, बट अब एज प्रॉब्लम और ट्रेन प्रॉब्लम और स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से अपना क्वेश्चन बढ़ गए हैं। 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था, ठीक है। ए आज 24 वर्ष का है, ए आज 24 वर्ष का है, ए आज 24 वर्ष का है, तो बी की वर्तमान आयु याद करना है। तो बताइए